हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी वेक्टर पर डिस्कस करेंगे। इस क्लिप को बनाने से पहले हम पोजीशन वेक्टर, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपनी पिछली क्लिप में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन सभी टॉपिक्स पर किए गए डिस्कशन को एक बार देख लें ताकि आप इस स्पीड और वेलोसिटी वेक्टर वाले टॉपिक को क्लियरली समझ पाएं। मान लीजिए एक कार्टेशियन प्लेन में एक कर्व्ड पाथ के ऊपर एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। कुछ इस तरह से मैं उस पार्टिकल का पाथ प्रेजेंट कर रहा हूं। मान लीजिए कि उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ए पॉइंट से शो की जा रही है इस पाथ में, और वो पार्टिकल इस कर्व के अलोंग ट्रेवल करता हुआ बी पॉइंट तक पहुंचता है। अब यहां पर ध्यान दें कि जितना डिस्कशन हमने किया है अभी तक उसके अकॉर्डिंगली जब पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करेगा तो पाथ के अलोंग ट्रेवल किया गया ये डिस्टेंस पाथ लेंथ के रूप में जाना जाएगा। अगर ए से बी तक की जर्नी में पार्टिकल को डेल्टा टी टाइम लगता है तो पाथ के अलोंग ट्रेवल की गई इस डिस्टेंस और इस टाइम के रेशियो को हम इस जर्नी के लिए एवरेज स्पीड के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस जर्नी के लिए एवरेज स्पीड का वैल्यू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द पाथ, यहां पर मैं उसे पाथ लेंथ कह दे रहा हूं, पाथ लेंथ ए बी। यहां पर ध्यान दें, ए बी लिखने के कई मीनिंग निकलते हैं। ए बी ए और बी पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस भी हो सकती है। जब आप इस ए बी को प्रेजेंट करते हैं तो आप आर्क ए बी या पाथ लेंथ ए बी कह के प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इस पाथ की लेंथ ए बी में डेल्टा टी टाइम से डिवाइड करें तो जो आउटकम मिलेगा उसे हम एवरेज स्पीड कह सकते हैं इस पाथ लेंथ के लिए। यानी जब कोई पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ पे या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उस ट्रेवलिंग में उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अलोंग द पाथ को डिवाइड करना पड़ता है टाइम इंटरवल से। ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें पार्टिकल ने ए से बी तक की जर्नी कवर की। एवरेज स्पीड किसी भी पार्टिकल की ट्रेवलिंग में कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्चुअल पाथ लेंथ और टाइम इंटरवल के रेशियो को कैलकुलेट करना हो। अब ध्यान दें कि अगर इस पॉइंट बी को मैं ए के करीब लाता रहूं तो आप समझ सकते हैं कि जब ये बी पॉइंट ए के क्लोजेस्ट आ जाएगा और ये टाइम इंटरवल 0 की ओर टेंड करने लगेगा तो उस इंस्टेंट में आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही स्पीड को कैलकुलेट कर रहे होंगे। उस केस में कैलकुलेट की गई स्पीड को उस इंस्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाएगा। यहां पर ध्यान दें, अगर ये पाथ लेंथ कम करने के लिए मैं बी को ए के क्लोज लाता रहूं तो आप समझ सकते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में जब हम स्पीड को डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। आप ध्यान दें, ये होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पाथ लेंथ ए बी। यहां पर मैं ए बी पाथ लेंथ को ए बी के ऊपर एक कर्व प्रेजेंट करके शो कर रहा हूं। इसे आप ए बी की एक्चुअल पाथ लेंथ समझ सकते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और आप जानते हैं कि बहुत छोटे टाइम के लिए यह बी पॉइंट ए के क्लोजेस्ट होगा और लिमिटिंग कंडीशन में इसी ए बी बाय डेल्टा टी को कैलकुलस के अकॉर्डिंगली अगर प्रेजेंट किया जाए तो लिखा जा सकता है डी एस बाई डी टी, और इसे जैसा मैंने बताया कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड मान सकते हैं। पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी यहां पर हम इसे v सिंबल से प्रेजेंट कर लेते हैं। स्पीड के लिए s सिंबल का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आर्क लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के लिए चूंकि हम s यूज करते हैं तो यहां पर हम स्पीड के लिए v सिंबल को यूज कर रहे हैं। आप ध्यान दें,
वेलोसिटी प्रेजेंट करने के लिए हम v पर एक वेक्टर सिंबल प्रेजेंट करेंगे। सो स्पीड और वेलोसिटी को आप v और v वेक्टर से डिस्टिंग्विश करें। यहां पर ध्यान रहे स्पीड वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होता है। सो इस बात के लिए भी अलर्ट रहे कि स्पीड और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दो अलग अलग टर्म होंगे। सो उस पर हम फर्दर बात करेंगे। पहले हम इस टॉपिक को क्लैरिफाई करें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू इस तरह कैलकुलेट होगा ds/dt। यानी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ds/dt का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी कैलकुलेट किया जा सकता है और एक पाथ AB के लिए एवरेज स्पीड को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इस तरह से आप एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दें, इस एक्सप्रेशन में इस s को इस पाथ की लेंथ शो करने के लिए प्रेजेंट किया गया है। यहां पर आप s को एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मान सकते हैं। मान लीजिए इस पार्टिकल ने पाथ के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है a पॉइंट से स्टार्ट करके, उसे कुछ इस तरह के फॉर्मूले से दिया जा रहा है 6t² + 2t। और आपको कैलकुलेट करना है कि किसी टाइम पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। अगर हम किसी आर्बिट्रेरी टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करें तो हमें इस डिस्टेंस के फॉर्मूले को बोथ साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो ये बन जाएगा ds/dt = 12t + 2। अब यहां पर ध्यान दें, मैंने s को इस पाथ के अलोंग मेजर की हुई एक्चुअल डिस्टेंस माना है। सो इस डिस्टेंस के डेरिवेटिव से ds/dt से जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अब टाइम के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफरेंट पोजीशन पर कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बात यहां पर और ध्यान दें, अगर आप इस फॉर्मूले में t की जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा। इसे हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड के रूप में कंसीडर किया है, ये बात ध्यान रखें। यहां पर अगर आप t की जगह 0 पुट करें तो s का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि उस समय पार्टिकल t = 0 पर उस इनिशियल पोजीशन पे होगा जहां से डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है। टाइम के साथ साथ ये पार्टिकल इस पाथ के अलोंग ट्रेवल करेगा। सो जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू चेंज करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड द एक्चुअल पाथ लेंथ वेरी करेगा, और यही वैल्यू ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा है। ds/dt को कैलकुलेट किया जा चुका है। इस फॉर्मूले से देखा जा सकता है कि इस पाथ के अलोंग अगर इस पार्टिकल ने टोटल टाइम 1 सेकेंड खर्च किया है तो इस B पॉइंट पर पार्टिकल t = 1 सेकेंड में पहुंचेगा। सो अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें कि इनिशियली इस पार्टिकल की स्पीड कितनी थी, तो इनिशियल स्पीड पार्टिकल की कैलकुलेट होगी ds/dt इनिशियल = 0 पुट करने पर यह 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। जबकि फाइनल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए B पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें t की जगह 1 सेकेंड पुट करना होगा। तो फाइनल स्पीड का वैल्यू आएगा 12 + 2 14 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर ध्यान दें कि पार्टिकल की इनिशियल स्पीड इस AB जर्नी के लिए 2 मीटर पर सेकेंड है, जबकि इसकी फाइनल स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड है। और हम देख पा रहे हैं कि इस 1 सेकेंड के इंटरवल में ds/dt का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें इस लेंथ AB के लिए, तो इस फॉर्मूले में t की जगह 0 और 1 पुट करके पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पर मैं बार बार बता रहा हूं कि s को मैंने इस पाथ के अलोंग मेजर की हुई डिस्टेंस समझा है। सो अगर मैं t की जगह 0 पुट करूं तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन 0 ही आनी चाहिए। ये आप समझते हैं कि जिस पोजीशन से डिस्टेंस मेजरमेंट हुआ है, अगर पार्टिकल t = 0 पर उसी पोजीशन पे है तो डिस्टेंस का वैल्यू 0 ही आएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0, और फाइनली अगर मैं इसमें t की जगह
1 सेकेंड पुट करूं तो जो फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा वो होना चाहिए 8 मीटर। यानी पार्टिकल ने इस 1 सेकेंड के इंटरवल में टोटल जो लेंथ ट्रेवल किया है, एक्चुअल पाथ लेंथ, उसे 8 मीटर होना चाहिए। सो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस 8 को 1 सेकेंड इंटरवल से डिवाइड करूं तो इस पूरी जर्नी के लिए पार्टिकल का एवरेज स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। जबकि इस जर्नी के लिए हम देख पा रहे हैं कि पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड टी पर डिपेंड कर रहा है। आप टी की वैल्यू 0, 0.1, 0.2, 0.3 सेकेंड और ऐसी कई वैल्यूज अप्लाई करके डिफरेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी जर्नी के लिए जो एवरेज स्पीड का वैल्यू आया है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। एक बात यहां पर आप और ध्यान दें, अगर किसी पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है टाइम पे, तो उस केस में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के एवरेज से भी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्योंकि इस प्रोसेस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड टाइम का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सो इस क्वाड्रेटिक केस में अगर आप इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड का एवरेज कैलकुलेट करें तो वो एवरेज 14 + 2 16/2 यानी 8 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड है। सो इस तरह से ऐसे केसेस में जहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आप इनिशियल और फाइनल स्पीड के एवरेज से भी इन एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये भी एक तरीका हो सकता है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का, लेकिन ध्यान रहे ये मेथड केवल वैलिड है उस केस में जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो टाइम का। मान लीजिए ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड टाइम का क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं होता, ये टाइम के साथ 3 पावर रिलेशन डेवलप करता, तो उस केस में क्या चेंजेस आते एक बार आप उन्हें समझें। मैं ये सब वैल्यूज यहां से हटा रहा हूं, ये आप समझ चुके हैं। मान लीजिए पार्टिकल की डिस्टेंस को 3 पावर फंक्शन के रूप में कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, t³ + t² + 2t। और अब अगर इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर्मूले को डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ds/dt का वैल्यू आएगा 3t² + 2t + 2। और अगर इसमें t = 0 और t = 1 पुट करके इनिशियल और फाइनल स्पीड कैलकुलेट की जाए इस ट्रेवलिंग के लिए, तो ds/dt का इनिशियल वैल्यू होना चाहिए, इसमें t को 0 रख के 2 मीटर पर सेकेंड, जबकि ds/dt का फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होगा t = 1 रख के 7 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से t = 0 और t = 1 पुट करके इस जर्नी के लिए इनिशियल और फाइनल स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ध्यान दें कि ये पूरी ट्रैवलिंग 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हुई है, तो इस 1 सेकेंड में अगर पार्टिकल की एवरेज स्पीड कैलकुलेट की जाए तो एक बार देखें वो क्या कैलकुलेट होगी। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मैं इस फॉर्मूले से 1 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करूंगा। सो क्या डिस्टेंस आएगी एक बार समझे। अगर हम t का वैल्यू 1 पुट करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए 1 + 1 + 2, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 4 मीटर, और इस पूरी ट्रैवलिंग में टाइम लगा है 1 सेकेंड। सो जो एवरेज स्पीड कैलकुलेट होगी इस जर्नी के लिए, उस एवरेज स्पीड का वैल्यू होना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड। सो आप देख सकते हैं कि इस केस में दोनों इनिशियल और फाइनल स्पीड्स का जो एवरेज है वो 4 मीटर पर सेकेंड नहीं आ रहा है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्चुअल डिस्टेंस टाइम का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उस केस में जर्नी के इनिशियल और फाइनल इंस्टेंट की स्पीड्स कैलकुलेट करके एवरेज स्पीड को उन दोनों के एवरेज से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्चुअल पाथ लेंथ टाइम का क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, वो उससे हाइयर फंक्शन है, 3 या 4 पावर फंक्शन है, तो ऐसे केसेस में या वो 3/2 पावर फंक्शन है या किसी भी अदर प्रकार का फंक्शन है, तो उन केसेस में आप इनिशियल और फाइनल के एवरेज से एवरेज स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी जर्नी में पार्टिकल की स्पीड है किसी इंस्टेंट पर, जबकि एवरेज स्पीड पूरी जर्नी में टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ और टाइम का रेशियो है। सो इस तरह से एवरेज स्पीड
और इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझा जा सकता है। दूसरे टॉपिक पर आएंगे उससे पहले मैं ये सब यहां से रिमूव कर देता हूं, ये सब आप समझ चुके हैं। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी किसी पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होती है। उस केस को समझने के लिए मान लीजिए इसी कर्व में एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और जब वो पार्टिकल ए पॉइंट पर है t बराबर 0 पर, तो उस पोजीशन पर उसके पोजीशन वेक्टर को इस पॉइंट O को ओरिजिन मान के हम OA वेक्टर से शो कर रहे हैं और इसके फाइनल पोजीशन B को जिस पोजीशन वेक्टर से शो किया जा रहा है वो पोजीशन वेक्टर OB है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस जर्नी के लिए अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट की जाए तो वो डिस्टेंस A और B को ज्वाइन करा के कैलकुलेट होनी चाहिए। सो A से लेकर B तक बनाया गया ये वेक्टर इस जर्नी के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में समझा जा सकता है। सो A पोजीशन पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर OA और B पोजीशन पर OB वेक्टर है और AB वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में समझा जा रहा है। सो ऐसे में अगर जर्नी का टोटल टाइम डेल्टा t सेकेंड कंसिडर किया जाए, इस t बराबर 1 को अभी मैं यहां से हटा दे रहा हूं। सो जर्नी का टाइम डेल्टा t सेकेंड कंसिडर करते हुए एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को लिखा जा सकता है a b वेक्टर अपॉन टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी। यानी जिस तरह एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल पाथ लेंथ को कैलकुलेट करके टाइम से डिवाइड किया जाता है, ठीक उसी तरह एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करके टाइम इंटरवल से डिवाइड किया जाता है। सो इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी जर्नी के लिए। यहां पर आप ध्यान दें कि इस वेक्टर को, इस पोजीशन वेक्टर को आप A का पोजीशन वेक्टर और इस पोजीशन वेक्टर को B का पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर ये A का और ये B का पोजीशन वेक्टर है तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB वेक्टर और इन दो पोजीशन वेक्टर्स में कुछ इस तरह का रिलेशन फॉलो होना चाहिए। इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर और AB वेक्टर को लिखा जा सकता है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। सो इस तरह से दो पोजीशंस के वेक्टर कैलकुलेट करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना एक इजी प्रोसेस है। अब ध्यान दें कि अगर पिछली बार की तरह मैं इस बार भी B पॉइंट को A के करीब लाता रहूं, ऐसा करने के लिए मुझे इस टाइम इंटरवल को छोटा करना होगा। तो आप समझें कि जब B को A के इतने करीब ले आया जाएगा कि डेल्टा टी लिमिटिंग कंडीशन में वैल्यू दे, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में हम इस रेशियो को लिख पाएंगे ए बी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी विथ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब यहां ध्यान दें कि इस लिमिटिंग कंडीशन में ये जो ए बी वेक्टर है ये ए पॉइंट पर बनाए हुए टेंजेंट का रोल प्ले करने लगेगा। आप ये समझें कि जब आप बी पॉइंट को लगातार पीछे लाते रहेंगे इस कर्व में एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए, यहां पर ध्यान दें कि ये माना जा रहा है कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है और हम जानते हैं कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी एक छोटा वेक्टर होगा। तो क्लियरली अगर एक छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बहुत कम हो और ये बी पॉइंट ए के करीब आ जाए, तो इस लिमिटिंग कंडीशन को लगाने के बाद ये ए बी वेक्टर इस ए पॉइंट पर बनाए गए टेंजेंट की तरह वर्क करेगा और उस केस में जो वेलोसिटी वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे वो वेलोसिटी वेक्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होगा। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए एवरेज वेलोसिटी वेक्टर में ही लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई की जाती है। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं तो आप थोड़ा ध्यान से समझें कि अगर मैं इस OA वेक्टर को S वेक्टर कह के डिफाइन करूं
और इसके नियर बाय पॉइंट बी के लिए बनने वाले वेक्टर को, यहां पर मैं इस वेक्टर को थोड़ा डिस्टेंट बना रहा हूं ताकि आपको साफ दिखे। सो अगर मैं इस वेक्टर इनिशियल ओ ए वेक्टर को एस वेक्टर डिफाइन करूं और उसके नियर बाय एक सेकंड वेक्टर को एस वेक्टर प्लस डी ऑफ एस वेक्टर के रूप में डिफाइन करूं, तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। यहां पर ध्यान दें, एस वेक्टर ए के पोजीशन वेक्टर को बोला जा रहा है और ए के पोजीशन में चेंज आने के बाद जो नियर बाय पोजीशन बी के रूप में मिली है उसके वेक्टर को एस वेक्टर प्लस डी ऑफ एस वेक्टर बोला जा रहा है। सो एस प्लस डी एस वेक्टर इस केस के लिए ओ बी वेक्टर है और एस वेक्टर ओ ए वेक्टर है। यहां ध्यान दें, बी जब ए के बिल्कुल नियर बाय है उस कंडीशन के लिए डिस्कस चल रहा है। सो ए बी वेक्टर को अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए उस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो ये वैल्यू होगी एस वेक्टर प्लस डी ऑफ एस वेक्टर। यहां ध्यान दें, और इससे आपको माइनस करना होगा ओ ए वेक्टर जो कि एस वेक्टर है और फाइनली सॉल्व करने पर यह आ जाएगा डी एस वेक्टर। और चूंकि इस लिमिटिंग कंडीशन में टाइम भी बहुत स्मॉल होगा, तो इन वैल्यूज को अप्लाई करके इस एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट लाइन में लिख पाएंगे डी एस वेक्टर बाई डी टी। यहां पर आप ध्यान दें कि लिमिटिंग कंडीशन में बनाया हुआ ये एक्सप्रेशन ही नेक्स्ट लाइन में डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनता है। सो एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए इस वेक्टर को ही डी एस वेक्टर बाई डी टी कहा जाएगा और इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के रूप में जानेंगे। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर के डिफरेंस को आप समझें कि जहां एक और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर एक डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ट्रेवल हुए डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का रेशियो होता है, वहीं दूसरी ओर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर किसी इंस्टेंट पे मेजर की हुई वेलोसिटी के वेक्टर को प्रेजेंट करता है। सो अब इस फॉर्मूले में टी की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट पोजीशंस की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकेगा। यहां पर ध्यान दें कि जो वेक्टर लगाया गया है वो एस के ऊपर लगाया गया है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट किया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि इस जर्नी में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू मिल जाता है तो उसे डिफरेंशिएट करके हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वेक्टर को कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बात पर यहां ध्यान दें कि अगर किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को कंपोनेंट्स में प्रेजेंट किया जा रहा है, थ्री डायमेंशनली अगर हम इसे प्रेजेंट करें कंपोनेंट में, तो मान लीजिए किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से दिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस एस वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कुछ इस तरह का आउटकम पता लगा पाएंगे, जो कि लिखा जाएगा ds वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप प्लस dz बाई डी टी के। यहां पर i, j और k थ्री स्टैंडर्ड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए इन्हें यूज किया जा रहा है। सो आप वेलोसिटी वेक्टर को इस केस में वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट की हेल्प से प्रेजेंट कर पाएंगे। कुछ इस तरह से मैं इसे लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से देखें। यहां पर dx बाई डी टी को vx, dy बाई डी टी को vy और dz बाई डी टी को vz लिखा जा रहा है। सो ds बाई डी टी v वेक्टर को आप vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर को तीन वेलोसिटी के कंपोनेंट के टर्म्स में लिखा जा सकता है। यहां पर vx, vy और vz वेलोसिटी के तीनों स्टैंडर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं। सो vx, vy, vz के फॉर्म में वेलोसिटी वेक्टर को प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी पार्टिकल, ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, ये आप समझ चुके हैं।
मान लीजिए किसी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, एस वेक्टर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3i कैप प्लस 2t जे कैप। सो अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो जो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस की है, अगर हम उस केस को यूज करें तो क्या मिलेगा, एक बार देखें इस फॉर्मूले में हमें यह मिलेगा d/dt ऑफ s वेक्टर इक्वल टू 2t i कैप प्लस 2j कैप। हमने इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। सो ds वेक्टर बाय dt का वैल्यू मिला है 2t i कैप प्लस 2j कैप। अब टाइम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम इस इक्वेशन से डिफरेंट पॉइंट्स पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बार देखें आप ध्यान से, अगर हम इसमें टाइम का वैल्यू 0 सेकंड पुट करते हैं तो हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस पाथ के अलोंग ट्रेवल करते समय इनिशियली इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर क्या था। और अगर हम इस इंटरवल को 1 सेकंड कंसीडर करें पिछले एग्जांपल की तरह, तो t इक्वल टू 1 पुट करके हम b पॉइंट पर भी वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बार वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। इसका वैल्यू अगर मैं इसे v वेक्टर सिंबल से प्रेजेंट करूं तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या आएगा, एक बार देखें। v वेक्टर इनिशियली आएगा 2j कैप, यानी इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर 2j कैप है। एक बात ध्यान दें कि जो यहां पर डायग्राम बनाया गया है वो अप टू स्केल नहीं है। सो आप बस इसे एक आर्बिट्रेरी डायग्राम समझ के डिस्कशन करें, क्योंकि अभी तक अपने समझाने वाले तीनों एग्जांपल्स में मैं कर्व की इक्वेशंस को लगातार बदलता जा रहा हूं, जबकि मैंने इस कर्व को तीनों एग्जांपल्स में सिमिलर रखा है। सो अप टू स्केल नहीं है कर्व, आप ध्यान देते रहें। सो जो वेलोसिटी वेक्टर का इनिशियल वैल्यू आएगा वो होगा 2j कैप, जबकि t को 1 सेकंड पुट करने पर वेलोसिटी का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो होगा 2i कैप प्लस 2j कैप। यहां पर हमने t का वैल्यू 1 सेकंड पुट किया है। सो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कुछ इस तरह से कैलकुलेट हुए हैं, और t की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बात और ध्यान दें, अगर इस कंप्लीट जर्नी के लिए मैं एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे s वेक्टर में t की जगह 0 और 1 पुट करके इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स पता करने होंगे, और तब इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के डिफरेंस से OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर फॉर्मूला लगा के हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैलकुलेट कर पाएंगे, और फिर टाइम इंटरवल से डिवाइड करके हमें एवरेज वेलोसिटी वेक्टर मालूम चल जाएगा। एक बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखें आप लोग ध्यान से। जो s की इनिशियल पोजीशन कैलकुलेट होगी वो होगी t को 0 रख के 3i कैप, j कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और जो फाइनल पोजीशन कैलकुलेट होगी वो होगी t को 1 रख के 4i कैप प्लस 2j कैप। और अब अगर मैं इन दोनों पोजीशंस से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखूं तो उसे होना चाहिए OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3i कैप अपॉन 1 सेकेंड, और फाइनली सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 4i माइनस 3i यानी i कैप प्लस 2j कैप। 1 सेकेंड टाइम इंटरवल की वैल्यू को पुट किया गया है। सो फाइनली जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आया है वो i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर है। सो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को इस केस के लिए कैलकुलेट किया जा सकेगा। एक बात पे आप यहां ध्यान दें कि अगर हम इनिशियल और फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का एवरेज कैलकुलेट करते तो वो एवरेज क्या आता है, एक बार आप देखें। v इनिशियल और v फाइनल ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं। अगर हम इनका एवरेज कैलकुलेट करते इस केस में तो यह आता 2i प्लस 2j बाय 2, और ये फाइनली सॉल्व करने पर बन जाता, एक बार ध्यान से देखें, ये फाइनली सॉल्व करने पर बन जाएगा i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर। यानी इस केस में जब आपने इनिशियल और फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का एवरेज कैलकुलेट किया
तो उस एवरेज का वैल्यू वही कैलकुलेट हुआ जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू है इस कंप्लीट जर्नी के लिए। तो ध्यान दें यहां पर कि अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक लिमिट तक है तो उस केस में आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के एवरेज के रूप में एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रहे कि अगर एस वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए लिखे गए एक्सप्रेशन में टाइम 3 पावर या हायर पावर के टर्म्स में होता या किसी फ्रैक्शनल पावर के टर्म्स में होता तो इस तरह का केस एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये केसेस केवल क्वाड्रेटिक लिमिट के लिए अप्लाइड है और इस तरह का एवरेज केवल क्वाड्रेटिक केसेस के लिए कैलकुलेट हो पाता है। यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का यूज अगर किया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट करने के लिए तो ऐसे केसेस में आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट करके उनके एवरेज के रूप में एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को इस थ्रो आउट पाथ के लिए डिफाइन कर सकते हैं। आपको पूरे पाथ के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और टाइम का रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के एवरेज से भी पूरे पाथ का पूरी जर्नी का एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये एक जनरल केस हो गया कि जब हम आई वेक्टर जे वेक्टर में एक्सप्लेन करके इस पूरी थीम को सॉल्व करते हैं। एक बात पे और यहां पर ध्यान दें कि एस वेक्टर का जो वैल्यू दिया हुआ है तो कई बार स्टूडेंट के माइंड में यह आता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करके अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो जो सिचुएशन कैलकुलेट होगी वो क्या होगी। एक बार उस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, ये सब आप समझ चुके हैं, इस पर हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। सो अब हमें इस एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करके आने वाली वैल्यू पर डिस्कशन करना है। सो क्या डिस्कशन बनेगा एक बार समझे आप। इस एस वेक्टर को अगर मैं मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करूं तो यह बन जाएगा एस वेक्टर मॉड इक्वल टू अंडरवुड टी स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2t होल स्क्वायर। यहां पर आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज किया गया है। अब ध्यान दें कई बार स्टूडेंट डी एस मॉड बाई डी टी को स्पीड समझने की गलती करता है। तो आप ध्यान दें कि स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल पाथ लेंथ में टाइम को डिवाइड किया जाता है, जबकि इस केस में निकाला गया एस पोजीशन वेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है। आप ध्यान दें कि इन केसेस में जिस एस वेक्टर का हम यूज करते हैं वो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। पोजीशन वेक्टर्स को आपस में एसोसिएट करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में ये एक्चुअल पाथ लेंथ को प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो अगर एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करके डी एस बाई डी टी को कैलकुलेट किया जाए तो वो वैल्यू स्पीड को प्रेजेंट नहीं कर सकती। एक और बात पे आए कि कई बार स्टूडेंट एस मॉड कैलकुलेट करके जब इसका डी बाई डी टी कैलकुलेट करता है तो उसे वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के रूप में समझता है। तो यहां पर मैं बता देना चाहूंगा कि ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी नहीं है। यानी अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं तो इस केस में इसके डिफरेंशिएशन से जो आउटकम मिलेगा वो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होगा। अब आप ध्यान दें अगर मैं इस एस मॉड को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या वैल्यू आएगा, पहले आप एक बार उसे देख लें। यह आएगा डी एस मॉड बाई डी टी इक्वल टू, यहां पर मुझे x टू द पावर हाफ का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो यह बन जाएगा 1/2 x टू द पावर माइनस हाफ। तो मैं इस टर्म को डिनोमिनेटर पर लिख दे रहा हूं। सो कुछ इस तरह का आउटकम आएगा और चेन रूल से अब मुझे इस टर्म को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा तो मैं लिख दे रहा हूं डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। 2t के होल स्क्वायर को 4t स्क्वायर लिख दिया गया है। आप ध्यान दें कि चेन रूल में जब आप किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको उसे एक बार और डिफरेंशिएट करना होता है। आपने प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस कंप्लीट टर्म को x कंसीडर किया
और x टू द पावर हाफ का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की, तो अब आपको इस सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म को दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा 2 मल्टीपल ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2t। यहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप समझे कि जब मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे इसे x कंसीडर करना होगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिखा जा सकता है, लेकिन जिसे x कंसीडर किया गया है वो x है नहीं, इसे x कंसीडर किया गया है। सो इसे एक बार और डिफरेंशिएट करने पर टाइम के रिस्पेक्ट में हमें मिलेगा 2t और 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें देगा 8t। सो कुछ इस तरह से इसे कंप्लीट सॉल्व किया जा सकेगा। और अब 2 को कैंसिल करने के बाद मैं इस 8 को 4 में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ये फाइनल मुझे मिलेगा 2t मल्टीपल ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4t अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। ध्यान देते रहे। सो कुछ इस तरह का वैल्यू हमें मिला है ds मॉड बाई dt के रूप में। अब ध्यान दें कि ds मॉड बाई dt का वैल्यू कुछ इस तरह का आया है, जबकि इस केस में a के पोजीशन वेक्टर को कुछ इस तरह का कंसीडर किया गया है। अब ध्यान दें कि पोजीशन वेक्टर ये गिवन है और आपने इस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करके ds मॉड बाई dt कैलकुलेट किया। अब एक बार अगर हम ds बाई dt को भी कैलकुलेट करें तो ds वेक्टर बाई dt का वैल्यू, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यह आएगा 2t i कैप प्लस 2j कैप। कुछ इस तरह का आएगा ds वेक्टर बाई dt का वैल्यू। सो ds वेक्टर बाई dt का वैल्यू आएगा 2t i कैप प्लस 2j कैप, जबकि ds मॉड बाई dt का वैल्यू यह आया है। अब ध्यान दें कि ds वेक्टर बाई dt कैलकुलेट हुआ है 2t i कैप प्लस 2j कैप। ये ds वेक्टर बाई dt वेलोसिटी वेक्टर है, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इस पॉइंट A पर बनाए गए टेंजेंट के अलोंग होना चाहिए। सो इस ds बाई dt वेक्टर को इस कर्व के किसी भी पॉइंट के लिए t की वैल्यू बदल बदल के वेलोसिटी वेक्टर बनाया जा सकता है। एक सिंपल केस के तौर पर अगर मैं t का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे A पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम चल जाना चाहिए। सो t को 0 पुट करने पर यह वैल्यू आ जाएगी 2j कैप और इसका मैग्नीट्यूड होगा 2, यानी इनिशियल इंस्टेंट पर इस पार्टिकल के वेलोसिटी का वेक्टर 2j कैप था। मैं इस डायरेक्शन को 2j कैप मान ले रहा हूं और इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट आया है। अब ध्यान दें कि जो वैल्यू ds मॉड बाई dt का कैलकुलेट हुआ है, अगर मैं इस मॉड वैल्यू में भी t की जगह 0 पुट करूं तो ये आउटकम मुझे मिलेगा t को 0 रखने पर 0। आप देख पा रहे हैं, यानी इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर A पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर 2j कैप आया है, जबकि ds मॉड बाई dt को कैलकुलेट करने पर इसका वैल्यू 0 आया। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ds मॉड बाई dt और ds वेक्टर बाई dt का मैग्नीट्यूड दो अलग अलग बातें हैं। जहां एक और ds वेक्टर बाई dt का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट निकला है, वहीं दूसरी ओर ds मॉड बाई dt का वैल्यू 0 आया है। सो ध्यान दें, यहां पर यह समझना होगा हमें कि जब हम किसी पॉइंट पर ds मॉड बाई dt की वैल्यू को और ds वेक्टर बाई dt के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज क्या प्रेजेंट करती है। तो ध्यान दें, जब आप किसी पोजीशन के लिए बनाए गए पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और वेक्टर फॉर्म में एक रिजल्ट निकालते हैं तो वो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर को प्रेजेंट करता है। लेकिन जब आप उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस s वेक्टर के मैग्नीट्यूड के अलोंग डायरेक्शन में बनने वाला कंपोनेंट हमें मालूम चलता है वेलोसिटी का। सो इस केस को अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो ध्यान दें कि वेलोसिटी वेक्टर 2j वेक्टर कैलकुलेट हुआ है। यहां पर मैं अलग से आपको दिखा रहा हूं, इसे समझें कि इस केस में वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट हुआ है 2j कैप, जबकि ds मॉड बाई dt का वैल्यू 0 आया है। तो एक बार मैं इस A पोजीशन के पोजीशन वेक्टर को जानना चाहूंगा t की वैल्यू 0 पुट करके,
तो आप देख पाएंगे कि t को 0 पुट करने पर इसका पोजीशन आएगा 3i कैप, और उसके यूनिट वेक्टर को मैं केवल i कैप के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं। यानी जब आप s वेक्टर के मॉड को कैलकुलेट करके डिफरेंशिएट करते हैं तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर पाते हैं वो s वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन में कैलकुलेट होगा। और यही वजह है कि इस केस में जब आपने 2j वेक्टर वेलोसिटी का कंपोनेंट i के अलोंग निकालने की कोशिश की तो 2j वेक्टर का i के अलोंग प्रोजेक्शन आएगा 2j डॉट i, और इसका वैल्यू डेफिनेटली 0 ही आना चाहिए। सो इस तरह से ये क्लियरली समझें कि जब आप ds वेक्टर बाय dt कैलकुलेट करते हैं तो आप किसी पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं जिसका डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होता है, जबकि आप अगर ds मॉड बाय dt को कैलकुलेट करते हैं तो वो उस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर के उस कंपोनेंट को प्रेजेंट करेगा जो s वेक्टर के अलोंग लिया गया है। यानी s वेक्टर के मॉड का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को बताता है, जबकि डायरेक्ट वेक्टर का डिफरेंशिएशन उस वेक्टर को बताता है। इसी बात को अगर हम बी पॉइंट पे वेरीफाई करना चाहें तो आप समझें कि बी पॉइंट पर ds मॉड बाय dt का वैल्यू निकालने के लिए मुझे t की जगह 1 पुट करना होगा। क्या आएगा ये वैल्यू एक बार देखें। ds मॉड बाय dt का वैल्यू अगर t इक्वल टू 1 यानी b पॉइंट पर निकाला जाए तो ये वैल्यू आएगा 2 इंटू 1 और ये बन जाएगा 4 2 8 प्लस 4 12, और डिनोमिनेटर पे आएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर इन 16 प्लस 4 यानी रूट 20। तो कुछ इस तरह से दिया जाएगा p पॉइंट पर ds मॉड बाय dt की वैल्यू को। और आप जैसा हमने डिस्कशन किया है तो आप समझते हैं कि ये ds मॉड बाय dt इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग नापा गया वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और अब अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये बनेगा 6 अपॉन रूट 5। मैंने अंडर रूट से 2 को कॉमन ले लिया है बाहर और 12 को कैंसिल कर दिया है 2 के साथ। तो ds मॉड बाय dt का वैल्यू बी पॉइंट पर कैलकुलेट हुआ है 6 बाय रूट 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक बार ध्यान दें कि अगर हम p पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट करते तो वो कितना आता, वो होता v वेक्टर इक्वल टू, ये मैं b पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं t की जगह 1 पुट करूंगा और ये वैल्यू आएगी 2i कैप प्लस 2j कैप। अब ध्यान दें कि इस b पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप है, और अगर इस 2i कैप प्लस 2j कैप का कंपोनेंट मैं s वेक्टर के अलोंग कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता लगाना होगा। सो एक बार पहले उसे पता लगा लेते हैं। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, ये डिस्कशन हो चुका है। अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर के फॉर्मूले में t की वैल्यू को 1 पुट करूं तो b पॉइंट का जो पोजीशन आएगा वो होगा 1 प्लस 3 यानी 4i कैप प्लस 2j कैप। सो इस वेक्टर से b पॉइंट की पोजीशन को प्रेजेंट किया जाएगा इसे रेफरेंस मानते हुए। अब अगर इस b की पोजीशन वेक्टर के अलोंग इस वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट निकालने की हम कोशिश करें प्रोजेक्शन फॉर्मूले से तो वो क्या कैलकुलेट होगा एक बार समझें। इसके लिए हमें पहले इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलना होगा। सो b के अलोंग बनाया गया यूनिट वेक्टर होना चाहिए 4i कैप प्लस 2j कैप अपॉन रूट 20। और अब अगर मैं इस यूनिट वेक्टर का इस वेलोसिटी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करूं तो जो आउटकम मुझे मिलेगा एक बार आप उसे ध्यान से देखें। b पर पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर डॉट b पर जो पोजीशन वेक्टर बनाया जा रहा है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। सो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप अपॉन रूट 20, और vb की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए 2i प्लस 2j तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j डॉट 4i प्लस 2j अपॉन रूट 20। और फाइनल सॉल्व करने पर ये कितना आएगा एक बार देखें। इसे मैं यहां से हटा रहा हूं। सो ये बन जाएगा 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 अपॉन रूट 20। और फाइनली सॉल्व करने पर आप समझ सकते हैं ये 6 बाय रूट 5 आ जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, ये सब बातें आप समझें कि जब आप s वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो s
वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी वेक्टर मिलता है, लेकिन अगर आप एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको वेलोसिटी वेक्टर का केवल एक कंपोनेंट मिलता है जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग होता है। सो सभी नोटेशंस के अपने अपने मीनिंग होते हैं, आप उन्हें क्लियरली समझें। इन सभी को मैं नोटेशन में अगर प्रेजेंट करना चाहूं तो आप कुछ ऐसे समझ लें कि अगर मैं आपसे ds वेक्टर बाय dt लिख के बात करता हूं तो मैं वेलोसिटी का डिस्कशन कर रहा हूं। अगर मैं इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड का साइन लगाता हूं तो मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को निकाल रहा हूं। लेकिन अगर मैं ds के ऊपर वेक्टर पुट कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह है कि मैं इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं और मैं उस एलिमेंट को ds मान के उसके ऊपर वेक्टर लगा रहा हूं और मान रहा हूं कि यह वेक्टर पोजीशन वेक्टर के अलोंग है। सो जब आप ds पे एक वेक्टर पुट करते हैं और आप s पे वेक्टर पुट करके उसका d करते हैं तो ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एस वेक्टर को डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी पता लगती है जिसके मैग्नीट्यूड को ऐसे निकाला जा सकता है, जबकि अगर आप ds वेक्टर अपॉन dt कैलकुलेट करते हैं तो आप वेलोसिटी के उस कंपोनेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं जो पोजीशन के अलोंग बन रहा है, जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग बन रहा है। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड करने से आपको केवल इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पता लगेगा। सो यहां पर ध्यान दें कि आपने ये जो नोटेशन लिखा है और ये जो नोटेशन मैं लिख रहा हूं ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। आप ds वेक्टर बाय dt लिखें फिर मॉड करें या आप s वेक्टर का मॉड करके d बाय dt लिखें, ये दोनों एक ही बातें हैं। सो कुछ इस तरह से समझा जा सकता है वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के प्रोजेक्टेड वेक्टर को। सो ध्यान रखें कि आप किसी वेक्टर को डिफरेंशिएट करें या उसके मॉड को डिफरेंशिएट करें, ये दोनों बातें सेम नहीं होती हैं। एक फाइनल वेक्टर के रूप में अगर मैं आपको ये प्रेजेंट करके दिखाऊं तो कैसा बनेगा एक बार समझें। ये सब मैं यहां से अब हटा दे रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम समझ चुके हैं कि वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट किया जाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे वेलोसिटी का केवल एक कंपोनेंट मिलेगा जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग होगा। एक बात पे और ध्यान दें कि कई बार स्टूडेंट डाउट करता है कि सर हम तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी के रूप में डिफाइन करते हैं, तो आप पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो ध्यान दें, मैं पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जब छोटे से इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू कैलकुलेट की गई थी तो वो वैल्यू फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करके निकली थी और इसे टाइम से डिवाइड करने पर वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरह का है। सो जो फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही है। यहां पर आप ध्यान दें कि s प्लस ds वेक्टर में से s वेक्टर को माइनस करने से जो वेक्टर बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, लेकिन इस s वेक्टर के कटने के बाद ये फॉर्मूला कुछ इस तरह दिखाई देता है जैसे हम पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो। सो इससे कंफ्यूजन में ना आए। मान लीजिए इस कार्टेशियन प्लेन में एक पार्टिकल इस कर्व पे ट्रेवल कर रहा है और इस पोजीशन पर उसका पोजीशन वेक्टर s वेक्टर है और इस दूसरी पोजीशन पर उसका पोजीशन वेक्टर s वेक्टर प्लस ds वेक्टर है। यहां पर ध्यान दें कि इस लेंथ को इनफाइनाइटली स्मॉल कंसीडर करके डिस्कशन किया जा रहा है। यहां पर यह लेंथ आप मान के चलें कि लिमिटिंग कंडीशन में ट्रेवल डिस्टेंस। सो अगर आप ds वेक्टर के रूप में एक नया वेक्टर डिफाइन करते हैं तो उस वेक्टर को आप s वेक्टर के अलोंग डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से, और d ऑफ s वेक्टर को इस कर्व के अलोंग डिफाइन किया जाएगा। सो ds वेक्टर इस कर्व के किसी पॉइंट पर डाले गए टेंजेंट के अलोंग वेक्टर है, जबकि ds वेक्टर s वेक्टर के अलोंग चुना गया एक इनफाइनाइटली स्मॉल वेक्टर है। यहां पर यह ध्यान दें कि हम ds
एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट को मानते हैं s के अलोंग, और यही हम कैलकुलेट कर रहे थे जब हम s के मॉड को डिफरेंशिएट कर रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में। सो ds इस s वेक्टर के अलोंग मेजर्ड लेंथ है, और उसे अगर मैं एक वेक्टर साइन दे दूं और मैं मानूं कि उसकी डायरेक्शन s वेक्टर के अलोंग है, तो इसे आप इस पूरे डिस्कशन में ds वेक्टर बोल पाएंगे, जबकि d ऑफ s वेक्टर इस कर्व में इस पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ds वेक्टर दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, और अगर आपको ds वेक्टर बनाना हो तो आपको ds वेक्टर में एक परपेंडिकुलर वेक्टर ऐड करके इसे बनाना होगा। जब हम अपनी अगली क्लिप में एंगुलर वेलोसिटी पर डिस्कशन करेंगे तो वहां पर इस परपेंडिकुलर वेक्टर को डिस्कस किया जाएगा, इसे कैसे यूज किया जाता है और कैसे ये ds वेक्टर के साथ मिलके d ऑफ s वेक्टर को क्रिएट करेगा, हम उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो आप इस क्लिप में वेलोसिटी वेक्टर्स को क्लियरली समझें, कुछ बातों पर ध्यान दें। स्पीड और वेलोसिटी तो डिफरेंट टर्म है। जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और वो टर्न नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहा जा सकता है, और उस कंडीशन में वेलोसिटी का मॉड करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए या वेक्टर का डिफरेंशिएट करने के बाद मॉड कीजिए, एक ही आउटकम मिलेगा। लेकिन यह बात केवल तभी वैलिड होगी जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को केवल i के टर्म में प्रेजेंट किया जाए तो आप इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करें और उसके बाद उस वैल्यू का मॉड निकालें, या इसका मॉड निकालने के बाद इसे डिफरेंशिएट करें, दोनों स्थितियों में एक ही आउटकम मिलेगा। लेकिन यह बात केवल तब वैलिड रहेगी जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाले पार्टिकल के लिए वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों के मीनिंग सेम हो जाते हैं। उस केस में चाहे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंशिएट करके मॉड निकालें या मॉड निकालने के बाद डिफरेंशिएट करें, दोनों ही स्थितियों में एक सा ही आंसर मिलता है। सो इन सब बातों का ध्यान रखें। अपनी अगली क्लिप में हम एंगुलर वेलोसिटी पर डिस्कशन करेंगे और इस दूसरे कंपोनेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।